हैं ट्रांजिस्टराइज सीरीज फीडबैक रेगुलेटर। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, लेकिन उसमें उसके कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसे कि उसमें पावर ज़्यादा लॉस होता था और उसका आउटपुट वोल्टेज एडजस्टेबल नहीं था, उसका लो एफिशिएंसी था होता तो उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं था। इसलिए उन डिसएडवांटेज को दूर करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और एक नया रेगुलेटर बनाया गया जिसका नाम दिया गया ट्रांजिस्टराइज सीरीज फीडबैक रेगुलेटर। क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर एक से ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए इसके नाम में ट्रांजिस्टराइज कर दिया गया सीरीज फीडबैक रेगुलेटर। फीडबैक भी इसमें यूज हुआ है, इसलिए इसमें फीडबैक भी जोड़ा गया इसके नाम में। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले इसको। तो फिगर को देखिए। सबसे पहले इधर से आपका इनपुट अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज जो कि हम लोग को क्या है फिल्टर और रेक्टिफायर और फिल्टर से मिलता है। उसके बाद यहाँ से इन किया आपका अनरेगुलेटेड वोल्टेज और सीधे लोड पर गया। इधर देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है Q1 और एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा है Q2 और ये यहाँ पर जीनर डायोड लगा हुआ है जो कि क्या करता है अपने अक्रॉस वोल्टेज को हमेशा कांस्टेंट बनाए रहता है। और यहाँ देखिए ये सब रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, सुरक्षा के दृष्टि से लगाए गए हैं। तो ज़्यादा करंट हो गया तो उसको क्या करें लिमिट करके रखेगा जिससे इसके कंपोनेंट खराब ना हो। लेकिन इस रजिस्टर के बारे में देखिए, इस रजिस्टर के जो अक्रॉस अगर जो वोल्टेज होगा उसको फीडबैक वोल्टेज नाम दिया गया है, जो कि यहाँ पर फीडबैक के रूप में बेस के पास जाएगा। जब अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर इसमें आउटपुट में अगर चेंज आता है तो यह तीनों मिल करके इसको कंट्रोल करेगा, मतलब जितना होना चाहिए रेगुलेटेड उतना आपका रेगुलेटेड बना देगा। कैसे करता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका मान लीजिए अगर लोड का यानी कि आउटपुट का इसके अक्रॉस ये डॉट डॉट करके बनाया गया है, मतलब यहाँ का कोई ना छोड़ा है यहाँ का आउटपुट अगर मान लीजिए इंक्रीज कर गया तो यहाँ से आपका इंक्रीज वोल्टेज इधर आएगा, वही सैंपल के रूप में फीडबैक यहाँ से आएगा। तो आपका ये इमीटर और बेस का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज कर जाएगा और बेस का करंट भी आपका इंक्रीज कर जाएगा, जिससे क्या होगा कलेक्टर का भी ये करंट IC2 इंक्रीज कर जाएगा, IC2 इंक्रीज कर जाएगा, साथ में IB2 भी इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बेस का भी करंट इंक्रीज कर जाएगा। अगर यहाँ ये करंट इंक्रीज कर गया, ध्यान से देखिए, अगर ये IC2 इंक्रीज कर गया तो यहाँ से देखिए जो इधर आ रहा था और एक इधर जा रहा था और एक इधर जा रहा है, तो यहाँ अगर ये इंक्रीज कर गया तो अब इधर कम जाएगा, मतलब ये IB1 क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ से I3 इधर आ था, यहाँ दो भाग में बट गया, एक इधर गया एक इधर। लेकिन अगर ये बढ़ गया किसके कारण, ये बेस के ये फीडबैक जो बढ़ा हुआ सिग्नल आया इंक्रीज, तो यहाँ का बढ़ा दिया, बेस का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज बढ़ा दिया, जिसके कारण बेस का करंट भी बढ़ गया और ये कलेक्टर का भी करंट बढ़ गया IC2 बढ़ने के कारण यह जो IB1 है ये रिड्यूस हो जाता है। IB1 रिड्यूस हो गया तो यह क्या करता है, यह भी कलेक्टर के करंट को क्या करता है रिड्यूस कर देता है। IC1 भी क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर E1 है, यहाँ B1 है, तो यहाँ पर C1 है, कलेक्टर है, हमेशा इमीटर की ओर ये तीर रहता है, तो ये समझिए कि बेस और ये कलेक्टर, तो ये कलेक्टर का भी करंट क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा और ये IB1 भी रिड्यूस हो गया। जब यहाँ का करंट रिड्यूस हो गया तो समझिए कि यहाँ का रिड्यूस कब होगा करंट, तो समझिए कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया बढ़ गया। करंट रिड्यूस हो गया इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, और जब बढ़ गया रेजिस्टेंस तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरे घर में समरसेबुल लगा हुआ है पानी भरने वाला, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं चालू करते हैं तो वह अपने उसका इतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है जिससे क्या करता है वो अपने एक्यूरेट सारा वोल्टेज को क्या करता है बढ़ा देता है, इतना कि हम लोग इधर जो घर में जो बल्ब लगा हुआ रहता है वो सब क्या होता है डिम हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब वो वही सारा वोल्टेज खींच लेता है और खींच के अपने अक्रॉस बढ़ा लेता है वोल्टेज को, मतलब
उसी टाइप से यहाँ भी समझिए कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हुआ बेस का और कलेक्टर का, जिससे मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, कंडक्टिविटी कम हो गया, तो यहाँ का क्या करेगा, यह पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब यहीं इधर जो जा रहा था अब यहीं पे पोटेंशियल ज़्यादा यूज होने लगेगा वोल्टेज, तो इधर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका एक फार्मूला भी है कैसे कम हो जाता है, आपको दिखाएंगे लास्ट में। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका मतलब तो इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो बढ़ा हुआ था इधर आउटपुट जो बढ़ गया था, यहाँ के बढ़ने के कारण अब इधर घट जाएगा वापस, मतलब रेगुलेटेड पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लाइन बाई लाइन देखते हैं। द लिमिटेशन ऑफ सीरीज रेगुलेटर कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग दिस इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सीरीज रेगुलेटर। मतलब सीरीज जो वोल्टेज रेगुलेटर था उसके लिमिटेशन को ओवरकम किया गया, मतलब उसके कमी को दूर किया गया बाय यूजिंग दिस इम्प्रूव्ड वर्जन, इस इम्प्रूव्ड वर्जन का यूज करके ऑफ सीरीज रेगुलेटर के कमी को दूर किया गया। इन द फिगर Q1 इज द सीरीज पास ट्रांजिस्टर। Q1 को क्या कहा जाता है, सीरीज पास ट्रांजिस्टर कहा जाता है, क्योंकि यह पास कर रहा है करंट, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से पास कर रहा है। सीरीज पास ट्रांजिस्टर इसको कहा जाता है। एंड Q2 इज एन ईरर एम्पलीफायर कहा जाता है। ईरर इसको एम्पलीफायर है, क्यों, क्योंकि इसमें जैसे ही आपका ईरर आया, ईरर मतलब इन द सेंस क्या, यहाँ पर रेगुलेटेड होना चाहिए तो बढ़ गया, तो वही बढ़ा हुआ यहाँ पर आया, मतलब इसमें ईरर आया, तो ये इस ईरर को यह क्या करता है, उसको झट से दूर कर देता है। ये सब घटना एकदम जल्दी होता है, इसको दूर कर देता है, इसलिए इसको ईरर एम्पलीफायर नाम दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं। द जीनर डायोड एक्ट एज एन वोल्टेज रिफरेंस। जीनर डायोड को वोल्टेज रिफरेंस की तरह व्यवहार करता है। जीनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज रिफरेंस मतलब मानक वोल्टेज, जो हम लोग मानक डिफाइन वोल्टेज होता है, जितना उसको होना चाहिए उसको क्या करता है, वह बनाए रखता है। एक्ट एज वोल्टेज रेफरेंस, जितना एक्ट वोल्टेज रेफरेंस है उसको क्या करता है, व्यवहार में लाता है, बनाए रखता है। अब आगे चलते हैं। रेगुलेशन, अब क्या क्या इसमें होता है, तो रेगुलेशन एक्शन, इसमें रेगुलेशन कैसे होता है। इफ द आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेज, यदि आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया, जो अभी हम समझाएं वही सब है, ड्यू टू सम रीजन, किसी कारण से, देन द फीडबैक वोल्टेज ऑल्सो इंक्रीजेज, तो फीडबैक वोल्टेज भी बढ़ जाता है। यहाँ से बताया है ना कि यहाँ पर फीडबैक वोल्टेज भी, ये इसके अक्रॉस से फीडबैक वोल्टेज है, यहाँ से यह बढ़ जाएगा। फीडबैक वोल्टेज ऑल्सो इंक्रीजेज, दिस इंक्रीज द बेस इमीटर वोल्टेज ऑफ Q2। यह क्या करता है, बेस इमीटर वोल्टेज को भी बढ़ा देता है। यहाँ पर बेस और यहाँ पर इमीटर, यहाँ बेस और इमीटर के वोल्टेज को बढ़ा देता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। आप फार्मूला देखिए कैसे होता है, देखिए यह जो है VFB यानी कि फीडबैक वोल्टेज, यह इसके क्या है, पैरेलल है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस मानी कि यह रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये फीडबैक वोल्टेज आपस में इक्वल होगा, तो मतलब दोनों को जोड़ दीजिए तो फीडबैक वोल्टेज आ जाएगा। यानी कि फीडबैक वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा क्या, VBE2 यानी कि बेस इमीटर करंट वोल्टेज प्लस VZ यानी कि जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, दोनों को ऐड कर देंगे। किताब में ऐसे भी लिखा रहता है कि इसको क्या करेगा, उधर भेज देगा, इसको प्लस वाला को उधर, माइनस में हो जाएगा, इसको इधर लिखा रहेगा, तो ऐसे इधर को उधर लिखा रहेगा, तो मत गलत मत समझ लीजिएगा। एंड VZ यानी कि जीनर वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, हम लोग जानते हैं इसको माना जाता है कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट बनाए रखता है, तो यह कांस्टेंट है और इसमें चेंज आ रहा है, इसमें मान लीजिए बढ़ गया और यह कांस्टेंट है तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए यह भी बढ़ जाता है। ये क्या हो जाता है, वोल्टेज यहाँ का बेस इमीटर का वोल्टेज बढ़ जाता है, जिससे करंट यहाँ का बढ़ जाता है, फिर इस कलेक्टर करंट भी बढ़ जाता है, फिर उधर जाकर यहाँ का बढ़ जाता है, इधर घट जाता है, फिर यहाँ का भी घट जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज बढ़ जाता है, जिससे इधर का घट जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एज VB2 मतलब वोल्टेज अक्रॉस बेस और इमीटर का दूसरे ट्रांजिस्टर का Q2 का
क्या हो गया, इंक्रीज। यदि इंक्रीज हो जाता है तो IB2 भी इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बेस के अक्रॉस करंट भी इंक्रीज कर जाएगा, एंड IC2 भी इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से कलेक्टर करंट भी इंक्रीज कर जाएगा। दिस विल रिड्यूस द बेस करंट ऑफ Q1। इससे क्या होगा, बेस करंट अब Q1 पर चले जाइए, उसका बेस करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दैट इज IB1 डिक्रीज, और इस तरह से IB1 भी घट जाएगा। एज IB1 डिक्रीज है, जब IB1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, IC1 भी, मतलब पहले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट भी घट जाएगा। हेंस इसलिए VC1 इंक्रीज है, इसलिए क्या हो जाएगा, कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस, पहले ट्रांजिस्टर के Q1 ट्रांजिस्टर के अक्रॉस V1 कलेक्टर और इमीटर के दोनों छोर पर क्या हो जाएंगे, वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड द आउटपुट वोल्टेज विल रिड्यूस, इससे क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज उधर का आपका रिड्यूस हो जाएगा। दस द आउटपुट वोल्टेज इज रेगुलेटेड। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज वापस रेगुलेटेड पर आ जाएगा, घट करके वापस जितना पर होना चाहिए उतना पर आ जाएगा। बिकॉज क्योंकि यह फार्मूला होता है, V आउटपुट इजकल टू V इन माइनस VCE1, यह फार्मूला होता है। और इसमें ये क्या हो गया, ये बढ़ गया, तो यह बढ़ गया, तो इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा V इन में से, जो वोल्टेज उधर से आ रहा था, इसी कारण तो बढ़ा था ये, ठीक है। तो इसमें से ये वाला बढ़ गया, अब इसमें से घटेगा तो और ये कम ही ना हो जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा ओवरऑल, तो ये भी कम हो जाएगा। इस फार्मूला से इस तरह से रेगुलेटेड हो जाता है। ये था आपका ट्रांजिस्टराइज सीरीज फीडबैक रेगुलेटर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आएगा, नहीं तो आधा छोड़कर भागिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।